नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज एक बार फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर जो पूरा उन्माद है, जो हंगामा है, वो अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान के जो काउंटडाउन है उनकी सरकार का, वो चल रहा है। इमरान खान अपनी इनिंग्स के डेथ ओवर्स में इस वक्त खेल रहे हैं और बहुत क्रूशियल ओवर्स में खेल रहे हैं। ऐसे में वो इन स्विंगर हो, आउट स्विंगर, कुछ भी कोशिश करके, यॉर्कर कोशिश करके अपनी सरकार को बचाने के पूरे दांव लगा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से ये पॉलिटिकल मैच, उनके जीवन का सबसे अहम सियासी मैच, वो जीत जाएं। इमरान खान ने नया दावा अब चला है। इमरान खान ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी वसीम अकरम प्लस की कुर्बानी दे दी है। तो अब इमरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लग ऐसा रहा है, किसी को भी हलाल करने को तैयार है। कौन है वसीम अकरम, इनका खेल क्या है और क्यों इमरान ने इनकी बलि दी है, आपको दिखाते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में किसी के तो बन जाओ। इमरान खान से ज्यादा एहसान फरामोश शख्स देखा कभी? इमरान खान हारी हुई बाजी को बदलने की जुगत में है। अपनी कुर्सी बस बच जाए, दूसरे की जाए तो जाए। खान साहब का खेल देखिए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वसीम अकरम को कुर्बान कर दिया। जो इमरान खान का जानिसार वफादार साथी था, आज उसको इक्तदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले उसको धक्का दिया पानी के अंदर। जिस वसीम अकरम ने इमरान को अपनी जिंदगी के 4 साल दे दिए, समझ लीजिए कुर्बान ही कर दिए, वही वसीम अब इमरान के लिए बलि का बकरा है। जो शख्स अपने मोहसिनों का नहीं, क्या वो शख्स इस कौम का हो सकता है? तो क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान किसी को भी कुर्बान कर देंगे? पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी पूरी पिक्चर समझिए। सोमवार को पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि दो अविश्वास प्रस्ताव दिए गए। पहला पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में और दूसरा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के असेंबली में। नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग तो 4 अप्रैल तक टालने में कामयाब रहे, लेकिन पंजाब असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश होते ही इमरान की पार्टी के सीएम उस्मान बुज़दार उर्फ वसीम अकरम प्लस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उस्मान बुज़दार के पास पंजाब असेंबली में जरूरी वोट हैं या नहीं, यह तो बात की बात है, लेकिन बुज़दार उर्फ वसीम अकरम प्लस के इस्तीफे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कुर्सी बचाना। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब के सीएम कुर्बान क्यों हो रहे हैं। इसका टका सा जवाब यह है कि पंजाब के सीएम जाएंगे तो इमरान खान बच जाएंगे। इमरान खान ने पंजाब के सीएम की कुर्सी अपने PMLQ को ऑफर कर दी है। इसके सीधे मायने ये हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में PMLQ को अपने पाले में रखना, यानी एक हाथ दे और एक हाथ ले। PMLQ ने अविश्वास प्रस्ताव में इमरान के खिलाफ वोटिंग का मन बना लिया था, लेकिन वोटिंग से पहले इमरान ने यह बड़ा दांव चल दिया है। PMLQ के साथ आ जाने के बाद इमरान की मुश्किलें खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन कम जरूर हो जाएंगी। लेकिन इस बीच विपक्ष ने इमरान के इस कदम पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। सोमवार शाम को ही इस्लामाबाद में हुई विपक्ष की रैली में मंच से मरियम नवाज ने इमरान खान को जमकर कोसा। कल तक, बल्कि आज दोपहर तक, जो वसीम अकरम प्लस था, जो इमरान खान का जानिसार वफादार साथी था, आज उसको इक्तदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले उसको धक्का दिया पानी के अंदर। चाहती हूं कि अपनी पूरी जिंदगी में किसी के तो बन जाओ। इमरान खान से ज्यादा एहसान फरामोश शख्स देखा कभी? आवाज नहीं आई। इमरान खान से ज्यादा एहसान फरामोश शख्स देखा कभी? अब इमरान के इस गेम प्लान में विपक्ष चुटकी ले रहा है। मरियम कह रही हैं कि जो अपनों का नहीं हुआ वो और किसका होगा। मरियम ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि पंजाब के पूर्व सीएम उस्मान बुज़दार इमरान खान के बेहद करीबी हैं। इमरान खान ने ही उन्हें वसीम अकरम प्लस नाम दिया है। पंजाब के सीएम के तौर पर भी पाकिस्तान
पाकिस्तान में फवाद चौधरी जैसे हेविटेट नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन इमरान खान ने खुद बज़दार को बैक कर लिया था। लेकिन जिस इमरान ने अपने वसीम अकरम को कुर्सी दी थी, आज जब अपनी कुर्सी खतरे में आई तो उसी इमरान ने अपने वसीम अकरम को रन आउट करवा दिया। कासवर कलासरा, इस्लामाबाद, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए आपको थोड़ा सा और जरा समझा देते हैं कि वहां पर जो गणित इस वक्त बन रही है वो क्या गणित बन रही है। आपको समझाते हैं कि इमरान खान जो चाल चल रहे हैं उनका गेम, पूरा गेम क्या है इस वक्त। अगर आपको बताएं तो जो इमरान खान के कुल मिलाकर अगर जो नेशनल असेंबली है उसमें 342 सदस्य हैं, बहुमत के लिए 172 सदस्य चाहिए। अब इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है उसके 155 इनके पास काउंसिल, वहां पर जो एमपीज हैं वो वहां हैं। अब इनके सहयोगी दल देखिए, सहयोगी दल MQM, इनके 7 जो वहां पर कुल मिला के जो एमपीज हैं वो बागी हो चुके हैं नेशनल असेंबली के मेंबर जो हैं। PMLQ 5, PMLQ का ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है PMLQ का खेल क्या है। BAP 5 इनके भी हैं, ये भी बागी हो चुके हैं। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। GDA इसके 3 नेशनल असेंबली में मेंबर हैं, ये अभी तक इनके साथ बने हुए हैं। 2 इंडिपेंडेंट भी इमरान खान के साथ बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो AML के 3 जो हैं असेंबली के मेंबर वो भी इनके साथ बने हुए हैं। JWP का 1 बागी हो चुका है। इमरान खान अगर बागियों को हटा दिया जाए उनके पूरी गणित में से तो 168, अब 172 इमरान खान को चाहिए। 168 पे वो हैं, 172 उनको चाहिए। 4 इमरान खान नेशनल असेंबली के मेंबर कहां से लाएंगे, सारा खेल अब इसी पर टिका हुआ है। अब इमरान खान की एक तरफ अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज और मौलाना की जोड़ी ने भी पूरा दम उन्हें हटाने के लिए लगा रखा है। लेकिन इमरान खान के पीछे सबसे ज्यादा हाथ धोकर कोई पड़ा है तो वो है इमरान के डीजल। कौन है डीजल, जिसको इमरान खान हर बार याद करते हैं, और कैसे इन्होंने इमरान खान के चैन में बिल्कुल आग लगा रखी है। ये रिपोर्ट आपको बताते हैं, पूरा खेल समझाते हैं कि डीजल कौन है। इमरान खान आजकल अपने हर भाषण में एक नाम जरूर लेते हैं। डीजल की मैं बाद में बात करूंगा, अभी ठहर जाए। इमरान खान जहां जाते हैं इस नाम का जिक्र जरूर करते हैं। मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आखिर ये डीजल कौन है? डीजल यानी मौलाना फजलुर रहमान। डीजल बोले, मौलाना बोले या फिर फजलुर रहमान बोले, ये चेहरा इमरान खान के सपने में लगातार आ रहा है। इमरान खान को नींद में भी डरा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? इमरान की सरकार पर संकट मौलाना की वजह से आया। मौलाना ने इमरान खान को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कैसे कर दिया है, ये समझने के लिए सबसे पहले आप मौलाना के ये बोल सुन लीजिए। उसके गुब्बारे में हवा भरी गई, लेकिन हमारे अबाबिलों के एक सुई बराबर का शरा भी जब उस गुब्बारे को लगा तो आज उस गुब्बारे से हवा निकल चुकी। इमरान खान, तुम्हारा एजेंडा इस्राइल को तस्लीम कराना था। तुम्हारा एजेंडा कभी पूरा नहीं होगा। तो तुम फजलुर रहमान के खिलाफ बहुत सख्त बातें करते हो। क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कोई जायदाद का मसला है? मैं इसलिए उसका मुखालिफ हूं कि वो मुफ्ती महमूद का बेटा है। अब इमरान के डीजल यानी मौलाना फजलुर रहमान है कौन, वो देखिए। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में विपक्ष के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अध्यक्ष। फजलुर रहमान जमायत उलेमाए इस्लाम का अध्यक्ष है। फजलुर रहमान की पार्टी प्रो तालिबान है। 2004 से 2007 तक लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुका है। फजलुर रहमान पाकिस्तान में शरीयत लागू करना चाहता है। मौलाना फजलुर रहमान 2018 के आम चुनाव में भी खूब एक्टिव था, लेकिन इस चुनाव में वो बुरी तरह पिट गए। इसके बाद से ही वो चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे।
सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक इमरान के खिलाफ 30 रैलियां की। 2018 से लगातार मौलाना ने इमरान की नाक में दम कर रखा है, लेकिन बीते 1 साल में मौलाना को यह समझ आ गया कि मौलाना अकेले इमरान का कुछ नहीं, इसलिए उसने विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि आज हम तुम्हें अलविदा कहने आए हैं। बोलो मेरे साथियों, बोलो अलविदा, 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 अलविदा। मौलाना की कोशिशों के बाद इमरान के खिलाफ ऐसे ही विपक्ष एकजुट हुआ, इमरान की कुर्सी डोल गई। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई आलमी साजिश हुई है तो साजिश का सबसे बड़ा आलाकार इमरान खान है। मौलाना फजलुर रहमान अपने हजारों सपोर्टर्स के हमरा एक दफा फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं। इस दफा वो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हैं, जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने के लिए परसरे पैकार है। जब अमेरिका पे 9/11 के हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने मजबूरी तौर पर अमेरिका का साथ दिया तालिबान के खिलाफ, तो मौलाना साहब ने एक मुहाज खोल लिया मुशर्रफ की गवर्नमेंट के खिलाफ। उनके मुतालिक मशहूर है कि जब भी एक गवर्नमेंट गिरानी हो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, तो वो पेश होते हैं। अब देखना ये है कि मौलाना साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब होते हैं या नहीं। पाकिस्तान का मौलाना फजलुर वो बारूद है जो न आज तक पीएम बना है और न ही किसी पीएम को शांति से रहने देता है। ऐसे में इमरान के रिटायर हर्ट होने में मौलाना के बाउंसर को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। कासवर कलासरा, इस्लामाबाद, टाइम्स नाउ, नव भारत। मेरे सहयोगी कसवर इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कसवर, काउंटडाउन चल रहा है, इमरान खान के पास 2 दिन का वक्त और है। क्या पूरा खेल अब इमरान खान के पास बचा हुआ है? कहां से जो 4-5 उनको और मेंबरान चाहिए, कहां से आने वाले हैं? देखिए, खान साहब इस वक्त काफी कॉन्फिडेंट हो गए। उनको जो टाइम मिलना था वो मिल चुका है। हमने बहुत पहले, हम 1 हफ्ते से कि लगातार हम उनको कवर कर रहे हैं, उनके सारी की सारी पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल ड्रामा है उसकी। तो हमने पहले ही दिन कहा था कि अगर इमरान खान साहब को 3-4 दिन इजाफे मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि अपने रूठे हुए साथियों को मना लेंगे। और हमने वही देखा। उन्होंने एमक्यूएम को मना लिया, उन्होंने उसके साथ एक बहुत बड़े इत्तेहादी पीएमएलक्यू को मना लिया। और जिसमें हमने कल एक खबर ब्रेक की हमने कि अगर इमरान खान साहब उनको एक चीफ मिनिस्टर की स्लॉट दे देते हैं इसको पीएमएलक्यू को, तो शायद उनके साथ एक जो ड्रामा कसवर, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको भी मनाने में कामयाब हुए हैं क्या इमरान खान? देखिए, आर्मी का जो खान साहब के साथ एक बड़ा आइडियल एक रिलेशन रहा है। तो अक्टूबर में जब ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी तो उसके बाद खराब हुए हैं। मेरा ख्याल है कि वो आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, एक नॉर्मल रिलेशनशिप में आ गए हैं। लेकिन जिस तरह जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब में एक वन लाइनर वो उसको मना नहीं पाए हैं। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस का। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जो इमरान खान साहब के ऊपर जो लटकती तलवार थी वो निकल गई है। वे एक पोजीशन में आ गए हैं कि वो फाइट बैक करेंगे और हमें लगेगा कि ये अदम एतमाद की जो तहरीक तो है, लगता है कि शायद अपनी गद्दी बचाने में कामयाब हो जाए इमरान खान। कम से कम अब उस पोजीशन में है कि वहां से वो फाइट बैक जरूर कर सकते हैं, जैसे कसर में बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक्स फैक्टर पाकिस्तान में और वहां की राजनीति में होती है पाकिस्तान की फौज। वो जनरल वहां पर क्या सोच रहे हैं, ये शायद तय करेगा कि इमरान खान अपनी मुहिम में सक्सेसफुल होते हैं, बचा पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कासवर हमसे जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दुनिया में जहां एक तरफ यूक्रेन और रूस के युद्ध छिड़ा हुआ है, न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का डर सच में लोगों को सता रहा है, वहीं उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने एक नया खतरा पैदा कर दिया है। किम जोंग ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो यूएस यानी कि अमेरिका में कहीं भी मार कर सकती है, उसका परीक्षण करा और उसके बाद अब वो धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे। लाइट
कैमरा एक्शन। इधर कैमरा रोल, उधर नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन की झलक दिखी। काला चश्मा, साथ चलते 2 जनरल और पीछे लॉन्चिंग वाहन पर होशोंग 17 मिसाइल। पूरी फिल्मी सीन है। बैकग्राउंड में ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक बज रहा है और वीडियो में मिसाइल की तस्वीर दिखती है। इसके बाद वीडियो में एक बार फिर किम दिखता है। इस बार घड़ी देखते हुए साथ खड़े दोनों जनरल की नजर भी घड़ी पर पड़ती है और फिर वो इशारा करके दिखाते हैं। इशारा पाते ही मिसाइल का बटन दबा दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया का घातक बैलिस्टिक मिसाइल आग उगलते हुए आसमान की तरफ उठता दिखता है। वीडियो के अगले अंश में किम की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसके जनरल ताली बजा रहे हैं, लॉन्चिंग बैंड के जवान झूम उठे हैं। लॉन्चिंग होते बैलिस्टिक मिसाइल को कई एंगल से शूट किया गया है। किम आकाश में उठते मिसाइल देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि दुनिया यह समझ जाए कि वीडियो सही है और दावे में दम है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक होशोंग 17 6248 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची और फिर उत्तर कोरिया और जापान के बीच समुद्र में गिरने से पहले 1090 किलोमीटर का सफर तय किया। यानी नॉर्थ कोरिया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने में कामयाब रहा है। इसका मतलब ये कि जापान, अमेरिका, कनाडा समेत आधा यूरोप इसकी सीधे जद में है। जाहिर है अमेरिका समेत तमाम देशों ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर सवाल खड़े किए हैं और किम को दुनिया के लिए खतरा बताया है। आज जब दुनिया पहले ही इतनी चिंता में है, ऐसे में नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल टेस्ट है, आईसीबीएम मिसाइल टेस्ट, जो कि अमेरिका के मेनलैंड तक आज हमला कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है, ये उस मिसाइल का टेस्ट ये बताता है कि वो अपनी ताकत दिखा रहा है। और उस इलाके में देखा जाए तो साउथ कोरिया, जापान, इनमें एक तरह से अलग किस्म की टेंशन हो गई है। उधर नॉर्थ कोरिया ने अपनी सफाई में कहा है कि 2017 के बाद से उसने अपने पहले लंबी दूरी के मिसाइल का परीक्षण किया। ऐसा करना उसका अधिकार है। वो किसी के लिए खतरा नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है। हर तरह की सैंक्शन लगा दी नॉर्थ कोरिया के ऊपर, पर क्या रुकाऊ, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो कई बार ये देखता हूं कि जिस प्रकार आज दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, वहां पर इन सैंक्शन से आगे निकल जा रहे हैं लोग, रास्ता ढूंढ लेते हैं और पूरी दुनिया एक तरह से साथ नहीं होती किसी देश में सैंक्शन लगाने के लिए। इसलिए नॉर्थ कोरिया को इस प्रकार के टेस्ट होने से मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता। कुछ जानकार नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्चिंग की टाइमिंग को सोची समझी रणनीति बता रहे हैं और इसके पीछे रूस का खेल देख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच अच्छे संबंध हैं। दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया की सामरिक ताकत के पीछे रूस भी है। यानी अमेरिका यूक्रेन में रूस की दखल में उलझा था और अब उसे नॉर्थ कोरिया की धमक से नई मुसीबत दिखने लगी है। समझना मुश्किल नहीं कि खेमों में बटी दुनिया दूसरे खेमे को घेरने की कोशिश में पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए, यानी कि किम जोंग उन का प्रोपेगेंडा पूरे जोर पर चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में सेना के अफसर उनके जो सनक है उसके वीडियो बनाते हैं और फिर जारी करते हैं। इस सब वीडियो को जारी करने का मकसद सिर्फ एक ही है, ताकत को दिखाना, उसका प्रचार करना, अपने देश के लोगों से ही सच्चाई छुपाना। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में परमाणु हमले की धमकी को देकर पूरी तरीके से सनसनी फैला देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने देश पे आते हैं वापस और उस खबर की बात करते हैं जिस खबर से सीधा आपके जीवन पर असर पड़ रहा है। महंगाई की बात करते हैं। लोगों को महंगाई का एक और झटका झेलने पड़ा। 1 अप्रैल से कई जरूरी दवाएं, कल हमने आपको ये खबर बताई भी थी, कई जरूरी दवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। भारत में ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के कीमतों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। शेड्यूल दवाओं का मतलब हुआ जैसी दवाइयां जिनकी कीमत सरकार से इजाजत लेकर बढ़ाई जाती है, यानी पेट्रोल डीजल से तगड़े झटके की तरफ अब आम आदमी बढ़ रहा है। खाने का तेल, रसोई गैस,
पेट्रोल डीजल। किस किस की बात करें, जिधर देखिए उधर महंगाई का डोज आम लोगों को पस्त किए हुए है और अब तो दवाइयां भी महंगी होने वाली है। क्या करें, इतनी महंगाई कर रखी है, हर चीज पे महंगाई कर रखी है। कोई गरीब आदमी जो हमारे जैसे आम जनता को तो पता ही नहीं है कि दवाई का रेट क्या है और हमसे लिया कितना जा रहा है। अगले महीने से 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत बढ़ने जा रही है। ये उछाल करीब 10% तक आ सकता है। जिन दवाओं की कीमत बढ़ेगी उसमें डायबिटीज के इलाज, कैंसर की दवाएं, हेपेटाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारी आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीरेट्रोवायरल शामिल है। मिर्गी की दवा फेनोबार्बिटोन अभी 194 रुपए 80 पैसे की है, तो 1 अप्रैल के बाद इसकी संभावित कीमत 214 रुपए 28 पैसे प्रति बॉक्स हो सकती है। बुखार की दवा जो 15 टैबलेट अगर अभी 29 रुपए 36 पैसे की है, तो 1 अप्रैल से ये 32 रुपए 26 पैसे की हो सकती है। एजिथ्रोमाइसिन की कीमत अगर 109 रुपए 94 पैसे है, तो 1 अप्रैल से ये 120 रुपए से ज्यादा की हो सकती है। बेसिकली जैसे पैरासीटामोल हो गई और आपकी शुगर की हो गई, बीपी की हो गई और आपकी कैंसर की हो गई, ये सारी दवाइयों की कीमतें अब 1 अप्रैल से जो भी नया स्टॉक आएगा वो 10% बढ़ के ही आएगा। अब जिसका बेचारे का बिल 500 रुपए का बनता था वो 550 का हो गया, 1000 का 600 का हो गया, 1000 वाले का 1100, 1150, 1200 हो गया, तो ये जनता पे तो मार है ही। ये सभी दवाइयाँ शेड्यूल दवाओं की श्रेणी में आती हैं, यानी जरूरी दवाइयाँ। इनकी कीमतें दवा कंपनियां खुद नहीं बढ़ा सकती, बल्कि इन दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। नवंबर 2021 में दवा कंपनियों से सरकार से इन दवाओं की कीमत बढ़ाने की मांग की थी। दलील ये कि इन दवाइयों की कीमत थोक महंगाई दर के आधार पर बढ़ाई जाए। ये जो अब दवाइयों की महंगाई के मुद्दे हैं, ये तो सरकार के कंट्रोल में होते हैं। उनके रेट कैसे कंट्रोल करें और जो इस तरह का उनका एडमिनिस्ट्रेशन वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो उनका मुद्दा है। दवाई को नहीं मना कर सकता कोई, और दवाई इतनी महंगी यहाँ लिख देते हैं डॉक्टर साहब, वो लेनी है। आप एक बार खाना मत खाओ, मगर दवाई जरूर चाहिए पेशेंट के लिए। 1 महीने का ये दवाई लिखा था डॉक्टर ने, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैंने केवल 1 सप्ताह का लिया है, वो भी 300 रुपए का। वो भी 300 रुपए का है। दरअसल आखिर में यह बहस इसी बात पर आकर निर्भर करती है कि दवा का नाम क्या है और जिंदगी में इसकी असली अहमियत क्या है। मरीजों की बात करें तो उनके लिए दवा बेशकीमती है, जाहिर है वो इसे खरीदने के लिए कहीं कटौती करेंगे। दिल्ली से प्रेरित कुमार के साथ वरुण भसीन, टाइम्स नाउ नव भारत। क्या करे आम आदमी, किसके पास जाके रो ना रोए। चुनाव तक जब तक रहा तब तक पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ रही थी, वो भी बढ़ रही है, उसकी वजह से सब कुछ बढ़ रहा है, और अब दवाइयों की कीमत भी। यानी कि जैसे वो महिला कह रही थी, आप खाना खाएं, दवाइयां अपने पेशेंट को देना जरूरी होती है। अब कोई पूछे आम आदमी का दर्द, कोशिश तो यही है कि हम दिखा रहे हैं, शायद कोई सुनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। पिछले 3 दिनों में बिहार में 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान करने वाली हैं। पहली, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध, जिसमें एक व्यक्ति ने आके उन्हीं के ऊपर मुक्का बना दिया, और फिर पटना में जेडीयू नेता की हत्या, निर्मम हत्या। ऐसे में हाल ही के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी एक ऐसा सड़कों पर दिन दहाड़े एक चित्र दिखाई पड़ा जिससे लोगों की बिल्कुल रूह कांप उठी। दिन दहाड़े बदमाशों ने बंदूक के बल 25 लाख रुपए की लूट की। सवाल है कि इन दोनों राज्यों में सुरक्षा चुनावी मुद्दा तो बनती है, लेकिन बाद में क्या कुछ सरकार असल में बदल पाती है? पिछले 3 दिन 2 राज्य और ये 3 तस्वीरें, एक एक दिन के अंतराल पर यह खौफनाक तस्वीरें सामने आई है, जिसमें से 2 बिहार से है और 1 उत्तर प्रदेश से। बिहार में तो गुस्से से लाल एक युवक सुरक्षा को धत्ता बताते हुए सीधे सीएम नीतीश कुमार तक पहुंच गया। उसके ठीक 2 दिन बाद पटना में एक जेडीयू नेता का मर्डर हो गया, और इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में बेखौफ गुंडों ने बीच सड़क पर 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। अब सवाल ये कि वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? दोनों ही राज्यों में कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा रहा, लेकिन अब सब पीछे छूट गया है। चुनाव का रिजल्ट आ गया है, तो सवाल उठता है कि आम आदमी की बात कब होगी। लोग बगैर किसी डर घर से निकले, ये भरोसा लोगों के बीच कौन पैदा करेगा? लेकिन इन दोनों ही राज्यों में सुरक्षा का मुद्दा चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही तस्वीरें सामने आती है जो लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता है और प्रशासन के लिए चुनौती।
पटना में उपेंद्र कुशवाहा के करीबी जेडीयू नेता की हत्या से लोगों में आक्रोश है, प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी। किस तरह से आक्रोश है। ये पटना दानापुर को जोड़ने वाली ये सड़क है। इस सड़क पर देखिए किस तरह से जो बैरिकेडिंग करके ट्रक लगाकर पूरे सड़क को जाम किया है और लोग जो आक्रोशित हैं वो अपना आक्रोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। आगजनी भी यहाँ पर की गई है। जितने भी दुकान है इस इलाके में तमाम दुकानों को भी बंद किया गया है, सभी दुकान पे ताले लगे हैं और इस तरह से घटना मेन। आज भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को नौकरी को स्थायी करने में रोड़ा अटकाया। यानी कि दिल्ली सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने नौकरी दी, नौकरी नहीं दी, उन्होंने तो बल्कि कोर्ट में जाके उसके खिलाफ स्टैंड लिया। वार पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल सरकार की कैबिनेट के फैसले पर एलजी ने अड़ंगा लगाया। एलजी जो कि केंद्र से आते हैं। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने जब बयान दिया था तो इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। उसके बाद सियासी पारा काफी हाई हो गया था और तब से लगातार इस पर सियासत हो रही है। लोकतंत्र में क्योंकि हम लोगों की बात को सामने रखना चाहते हैं, अपने दर्शकों से हम पूछना चाहते हैं कि आप कश्मीरी पंडितों के नाम पर, इस फिल्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो कौन कर रहा है। हम आपको फोन नंबर नीचे चल रहे हैं, हमें कॉल कीजिए। और उससे पहले इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शहजाद, आम आदमी पार्टी ने आज सीधा सीधा एक लेटर भी निकाला है और उस लेटर में कहा है कि देखिए, जो उनके लॉयर्स थे उन्होंने बार बार जाकर दिल्ली कैबिनेट का पूरा समर्थन दिखाया। उन्होंने कहा कोर्ट में जाके कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। एलजी के लॉयर ने इसमें अड़ंगा लगाया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, हालांकि फोनों पे ये जानकारी देना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, जो कोर्ट का ऑर्डर है 2018 का, और उसमें सीधा सीधा उस ऑर्डर में लिखा है कि सेक्रेटरी एजुकेशन तो मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में आते हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन ने ये वहां पर कोर्ट में बयान दिया था कि हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जरिए ये टीचर्स नहीं आए हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट नहीं करते, और अगर इनको रेगुलराइज किया तो इसके साथ साथ बहुत सारी और समस्याएं आ जाएंगी। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भी ये मांग करेंगे। ये मेरे पास ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये झूठ बोलना बंद करे। जहां तक सवाल है वकील का, एलजी का वकील नहीं, ये दिल्ली गवर्नमेंट का वकील था जिसने जाकर ये सारी तर्क दी थी और कोर्ट के सामने अपोज किया था कि इनको रेगुलराइज ना करें। पर शहजाद, ये तो आप भी दिल्ली में हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जो पैनल बनता है वकीलों का, उस पर आखिरी सहमति एलजी देते हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सेक्रेटरी एजुकेशन तो सरकार के हैं, दिल्ली सरकार के। मैं उनका बयान आपको पढ़कर सुना रहा हूँ ऑर्डर से। दूसरा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भी इनके तहत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने समय बढ़ाने के लिए उन्होंने ये पूरा मैटर यूपीएससी को भेजा था, लिखी कि यूपीएससी इस पर निर्णय दे। यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं था। कोर्ट इससे बहुत नाराज भी हुआ था। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सेक्रेटरी। शहजाद, एक सेकंड बने रहिए हमारे साथ। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि देखिए, इस पे तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, उन्होंने भी कोर्ट में जाके अपना बयान दिया। वो तो मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट के अंडर आता था। इधर रोकना जरा, इधर देखिए, आज भाजपा के लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर दर्ज किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट के वकील ने अंडरटेकिंग दी है, संजय घोष ने, कि हम कश्मीरी माइग्रेंट्स को रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी ला रहे हैं। उसके बाद अगली अंडरटेकिंग दी गई कि हम पॉलिसी ले आए, हमने कैबिनेट डिसीजन ले लिया, हम इसे रेगुलराइज कर रहे हैं। उसके बाद फाइल नोटिंग पे अनिल बैजल साहब के दस्तखत हैं, जिसके अंदर उन्होंने नोट शीट पे लिखा है कि क्योंकि भारत सरकार ने कभी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कोई अलग पॉलिसी नहीं बनाई है, कोई इनको स्पेशल कंसेशन नहीं दिया गया है, इसीलिए हम दिल्ली में इनको कोई स्पेशल कंसेशन नहीं देंगे, लिहाजा हम ये पॉलिसी नहीं मानते, और इन्होंने कोर्ट के अंदर ये बात कही। दूसरी बात, जिन वकीलों ने अंडरटेकिंग दी, उसके बाद बाकायदा एलजी ऑफिस के जो इनके सेक्रेटरी हैं विजय कुमार जी का नोट हमने सामने रखा, ठीक है, जिसपे उन्होंने बोला कि ये सर्विस डिपार्टमेंट का मैटर है, इसीलिए अब जो है सर्विस डिपार्टमेंट के वकील यहाँ चलेंगे और डिपार्टमेंट वो कहेगा जो सर्विस डिपार्टमेंट कहेगा, ठीक है, जो एलजी ऑफिस कहेगा, और वो बयान बदले गए। उसके कारण इन्होंने। सौरभ, शहजाद, मैं अगर आप दोनों से बस रिक्वेस्ट करूं, एक सेकंड हमारे साथ रुके रहिए। हमारे साथ एक दर्शक भी इस समय जुड़ रही है, उषा दिल्ली से जुड़ रही है। उषा जी, कौन कर रहा है राजनीति इस पर? आपको लगता है इसी राजनीति से कश्मीरी पंडितों का कुछ हित हासिल होगा? आपको बताऊं सर, ये देखो, ये केजरीवाल जी ना, ये जो है ना, ये राजनीति कर रहे हैं, ये
पूरी। देखो ये अपने उसमें विधानसभा में क्या बोलते हैं, कैसे धागे लगाते हैं, तो सबने देखा ना, हमने भी देखा। और आपकी जो एंकर है नाविका जी, उनके सामने उन्होंने क्या झूठ बोला, हमने तो साफ पकड़ लिया था उस दिन। ठीक है, ठीक है। सौरभ जी, दिल्ली से ही ये दर्शक जुड़ी हैं हमारे साथ, कुछ कहना चाहेंगे आप इनको? बोलते हैं कि हमारे यहाँ देखिए इतनी गंदगी पड़ी है, इनका पार्षद है, आप आके देखें। सौरभ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कल जिस झूठी एसोसिएशन का प्रेस रिलीज लेके भाजपा के सारे प्रवक्ता और इनके सांसद घूम रहे थे, वो कहाँ है आज? हाँ। वो इनकी एसोसिएशन कहाँ गायब हो गई? वो झूठा प्रेस रिलीज अब कहाँ गायब हो गया? आज असली एसोसिएशन ने टीचर्स ने प्रेस रिलीज कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट नोट पास किया, उसकी वजह से हमें कोर्ट के अंदर मदद मिली, हम उनके जी शहजाद, आप रिस्पॉन्ड कीजिए सर। और उसके साथ साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं शहजाद, बीजेपी की सरकार है पिछले 8 सालों से, अब तक आप कुछ पॉलिसी तो बना नहीं पाए सर, तो उसके बावजूद इस पिक्चर को लेकर राजनीति जरूर हो रही है। मैं सभी जवाब देता हूँ। पहले मैं स्पेसिफिकली, सौरभ जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं उनसे 2 स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इनके तहत है या वो भी केंद्र सरकार के तहत है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने क्या यूपीएससी को रेगुलराइजेशन ऑफ इन टीचर्स के बारे में लिखा था, हाँ या ना? और उसको डिलेइंग टैक्टिक हाईकोर्ट ने माना था, हाँ या ना? पहली बात। दूसरी बात, सेक्रेटरी एजुकेशन का मैं आपको इंदु मुंशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस का हवाला दे रहा हूँ। 2018 का ये ऑर्डर है, मई 23 का डेट है। इसमें लिखा गया है सेक्रेटरी एजुकेशन जो दिल्ली सरकार के है वो क्या तर्क दे रहे कि क्यों रेगुलराइज नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी क्या केंद्र के सरकार जहां तक पॉलिसी है, तो हमारी पॉलिसी कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर हंसने की भी नहीं है और रोहिंग्या। सौरभ जी, शहजाद आपकी शायद लाइन कट गई है, मुझे आपकी आवाज। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना जी। जब एलजी ऑफिस ने ये लिखित में, जो हमने आपको लिखित नोटिस दिखाई, लिखित में कह दिया क्योंकि ये सर्विस मैटर है, तो इसके अंदर अब एलजी ऑफिस डिसाइड करेगा कि ऑफिसर्स वहां पे क्या बयान देंगे और डिपार्टमेंट क्या पोजीशन लेगा। ठीक है, फिर चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी अफसर हो, फिर वो काम करेगा जो सर्विसेज डिपार्टमेंट यानी कि एलजी ऑफिस नहीं किया। ठीक है, चलिए एक भी बार इसका विरोध सर, नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे कॉलर्स इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जनता की आवाज को थोड़ा सा सुना देते हैं। यश जुड़ रहे हैं देहरादून से। यश जी, आपने दोनों तरफ के प्रवक्ताओं की बात सुनी, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। बात यहां पर फिल्म की हो रही है, राजनीति की हो रही है। आपको लगता है कौन सी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है और क्या कोई दल सीरियस है कश्मीरी पंडितों के लिए? जी, मैं आपको बताता हूँ, प्लीज एक बार मुझे पॉइंट रखने का मौका दीजिएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक्सपोज तो कल आपके चैनल पर नाविका जी ने कर ही दिया था, वो मैंने देखा, आई अप्रिशिएट इट। और दूसरी बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के टाइम पर 1600 करोड़ रुपए का पैकेज कश्मीरियंस के लिए चालू किया गया था, जिसमें उन्हें लैंड प्रोवाइड किए गए थे, इंसेंटिव्स दिए गए थे, एजुकेशन फैसिलिटीज, 6000 जॉब यूथ के लिए, 7.5 लाख रुपए दिए गए थे पंडित को, कश्मीरी पंडित को नए। ठीक है यश जी, मंथली रिलीफ फंड दिया जाता था। यानी कि दोनों तरफ से राजनीति का गेम जरूर चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त झांसी से अवधेश जी जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ भैया, ये भारद्वाज सर जो बैठे हैं, इनका विधानसभा दिल्ली की विधानसभा में देखा ईवीएम की वो हैकिंग को लेके, ये कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग हंस रहे थे विधानसभा में, इनको शर्म नहीं आती है, बैठ के वहां पे हंस रहे विधानसभा में राक्षसों की तरह। जी, काफी गुस्सा है आपको जिस तरीके से बयान दिया गया उसको लेकर। मेरे साथ इस वक्त एक कश्मीरी पंडित दर्शक जुड़ रहे हैं, तेजिंदर कौल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से हमारे साथ बात करने के लिए। आप दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ फिल्म को लेकर पार्टियां सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, असल में कोई भी कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए कर नहीं सका है? सर, मैं आई बिलोंग टू ए सिख फैमिली। सर, हमने वो सब साइड से वहाँ पे सिखों और हिंदुओं पंडितों के ऊपर जो कुछ हुआ है ना, और जो इस फिल्म में दिखाया गया है, वो ईच एंड एवरीथिंग इज क्वाइट ओके। सब कुछ ठीक है। केजरीवाल साहब से बोलिए अपने बच्चों की जूठी कब तक आते हैं, उसके बाद पहले दिल्ली का पानी साफ करवा में उनसे कहिए अपना जो विधानसभा में लोगों के ऊपर हंसी मजाक ये कर रहे हैं ना, जो लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। ठीक है तेजिंदर जी, मेरे पास क्योंकि वक्त पूरा खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। कोशिश यही करेंगे कि ऐसे मुद्दों पर जिस पर जो आपसे असर डालते हैं, आपके जीवन पर असर डालते हैं, जिनकी चर्चा आप अपने घर में कर रहे हैं, उन मुद्दों को आपके सामने लेकर हम आते रहें। इसी मुद्दे को लेकर मैंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से
बातचीत भी की। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली की असेंबली में खड़े होके एक पिक्चर के ऊपर बयान देते हुए जिस तरीके से बात की, लोग ठहाके लगा रहे थे उनके पीछे खड़े हुए। बहुत लोगों को लगा कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया है। कैसे मजाक उड़ाया है? अगर कश्मीरी पंडितों के लिए किसी ने काम करके दिखाया है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपके दर्शकों को और देश के लोगों को पता होना चाहिए। कश्मीरी पंडित टीचर्स 93 से यहां पर काम कर रहे थे सरकारी स्कूलों में जी। उनको 5 साल 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार रही, परमानेंट नहीं किया। 98 से 2013 15 साल कांग्रेस रही, परमानेंट नहीं किया। अगर उनको किसी ने परमानेंट करने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उन्होंने असेंबली में यह कहा कि भाई 200-250 करोड़ रुपए आप कमा चुके हो, इस फिल्म के जरिए विवेक अग्निहोत्री कमा चुका है। आपका काम है उनके दर्द को बांटने की, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की। फिल्म की जहां तक बात है, इतना रुपया कमा चुके हो, फ्री में दिखाओ, यूट्यूब पे डाल दो, दूरदर्शन पे दिखा दो, फ्री में दिखाओ देश के लोगों को। फ्री में क्यों दिखाए सर? लेकिन अगर किसी ने कमर्शियल पिक्चर बनाई है, उसका लोग टिकट लेके जाएं, देखें पिक्चर, उसमें क्या दिक्कत है? आपने बड़ी सारी, आपकी सरकार ने पिक्चरों को टैक्स फ्री किया है, तो उसमें भाजपा क्यों राजनीति कर रही है? हाँ अंकित जी, उस पर फिर भाजपा क्यों राजनीति कर रही है? जिसको फिल्म देखना है देखे, ये आप कह रहे हैं ना, तो उस पर भाजपा क्यों राजनीति कर रही है कि टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो? अरे भाई, टैक्स फ्री भी करोगे तब भी तो 150-200 रुपए देना पड़ेगा लोगों को। हम कह रहे हैं फ्री करो, इसमें क्या गलत कह रहे हैं? आपने इससे पहले जो जवाब दिया उसमें कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया। उन्होंने कुछ 283 टीचर्स को परमानेंट किया। आप यही कह रहे हैं? आप पूछ लीजिए, आप पूछे ना भाजपा वालों को बुला के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार मार्च 2015 में बन गई थी। मई 2018 में एक सिंगल बेंच का ऑर्डर आता है कोर्ट का, जो कश्मीरी पंडितों ने और जो टीचर्स हैं उन्होंने जून 6 2010 में कोर्ट में वो जाते हैं, उसमें ऑर्डर आता है और कहा जाता है कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज करा जाए। उसके बाद दिल्ली सरकार क्या करती है? दिल्ली सरकार जाती है उस कोर्ट को चैलेंज करने के लिए एक डबल बेंच की, हाई कोर्ट की बेंच के सामने। वहां से भी डबल बेंच भी इस वर्डिक्ट को अपहेल्ड करती है। उसके बाद भी रिपीटेड अश्योरेंसेस के बाद भी दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक इसका विरोध करती है और सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली सरकार की आवेदन को डिसमिस कर देता है, कोई रास्ता बचता नहीं है, तो जनवरी 23 2019 में इनको रेगुलराइज करा जाता है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने क्या किया सर? ये तो कोर्ट के दबाव में आपको करना पड़ा। कोर्ट ऑर्डर है मेरे सामने। अरे भाई, उनको एज रिलैक्सेशन से लेके पुराने जितने भी उनके ड्यूज थे उसको क्लियर करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। 15 से 19 तक आप विरोध कर रहे थे हर कोर्ट में जाके, वगैरह जो नहीं आपने विरोध किया हाई कोर्ट में, आपने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट से आपको मुंह की खानी पड़ी तब जाके आपने उनको रेगुलराइज किया। आज आप कह रहे हैं जो कोर्ट ने आपको बाध्य किया उसका। देखिए, कोई कतई विरोध नहीं किया। अगर आप सुनिए, कोई केस आप कोर्ट में लेके जाएंगे, उसमें सरकार अपना पक्ष रखती है, वो एक अलग बात है। अब सरकार अपना पक्ष रखती है, कोर्ट के दबाव में करती है और उसकी राजनीति में क्रेडिट लेने की कोशिश भी करती है। भाजपा राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, आम आदमी पार्टी यहाँ पे 283 कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने का क्रेडिट करती है। बाकी आप लोग समझदार हैं। आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया हम सारे जुड़ने के लिए।